हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स विद अभी। आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट का एक सिंपल सा सम जिसको कैसे सॉल्व किया जाता है और क्या मेथड होता है फाइनल अकाउंट को सॉल्व करने का। जिन जिन लोगों को यहाँ पे जिन के पास टेक्स्ट बुक्स है उन लोग प्लीज़ अपने टेक्स्ट बुक में देखिए क्लास 11 के टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 320, और जिनके पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है सम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो फाइनल अकाउंट को सॉल्व करने का ना बेटा बहुत सिंपल सा मेथड है। कभी आपने अगर बचपन में इंग्लिश का पेपर देते टाइम पे पैसेज सॉल्व किया है, कुछ उसी तरीके से फाइनल अकाउंट सॉल्व होता है। पहले आपको पैसेज पढ़ना होता है, फिर आपको क्वेश्चंस रीड करने होते हैं, फिर वापस पैसेज रीड करना पड़ता है और सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं। इन द सेम मैनर फाइनल अकाउंट को करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो और उसको डिफाइन करो कि कौन सी चीज़ कहाँ जाती है। आपको पता है फाइनल अकाउंट में टोटल 3 अकाउंट्स होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस और स्टॉक की गिनती। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है आपकी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट इनकम है, वो आ जाता है। और बैलेंस शीट में आती है आपकी लायबिलिटी और आपका एसेट। तो ये 3 चीज़ें आपके इसमें आएंगी और इन 3 चीज़ों को आपको इन जो भी आपका यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आपको जितने भी आइटम्स दिख रहे हैं उनको हमें इन चीज़ों में बांट देना है। तो स्टार्ट करते हैं विद ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बारे में बात कर रहा है, इट विल गो इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फिर आता है परचेज और सेल्स। अब परचेज का अमाउंट डेबिट में दिया हुआ है और सेल्स का अमाउंट क्रेडिट में दिया हुआ है। तो परचेज जाएगा कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, और सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड यानी कि क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, राइट। इसका कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर आ जाता है प्लांट एंड मशीनरी, एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड। मैं जितने भी टर्म्स आपको कह रहा हूँ ना बेटा, प्लीज याद से ना उसको आप लोग लिखते जाओ, ठीक है, नोट करते जाओ वहीं पे पेंसिल से नॉर्मली। फिर आता है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स चले जाएगा एसेट में, क्रेडिटर्स चले जाएगा लायबिलिटी में। फिर आते हैं रिटर्न्स। ये कौन से रिटर्न्स हैं बेटा, ये परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न है। जो आपको डेबिट में दिख रहा है वो क्या है, मेरा सेल्स रिटर्न है, और जो आपको क्रेडिट में दिख रहा है वो क्या है, मेरा परचेज रिटर्न है। तो वहाँ पे आप लोग लिख लो, ठीक है। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न तो आप लोग को पता है कि परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होता है और सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होता है। फिर आ जाते हैं हम लोग के नेक्स्ट अमाउंट में, वो क्या है, बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स मेरा एसेट है, मोटर व्हीकल एसेट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर आता है वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फिर आता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। अच्छा ये बहुत अच्छा है, रिजर्व फॉर बैड डेट। रिजर्व फॉर बैड डेट के अंदर क्या बोला गया है, ये आपको क्रेडिट में दिया हुआ है। जब क्रेडिट में दिया हुआ मतलब पैसा मेरे पास आया है, वो एक तरह से इनकम है। तो ये क्या है, जब मैंने लास्ट ईयर किसी चीज़ को बोला होगा कि यार ये पैसा देगा नहीं मेरा, लेकिन हुआ क्या, उसने पैसे दे दिए। तो जब पैसे दे दिए तो मुझे क्या हुई, इनकम। और किसी भी इनडायरेक्ट इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। तो वहाँ पे लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फिर कमीशन भी देखो रिसीव्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। फिर आता है ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर आता है कैरेज। कैरेज के आगे पीछे कुछ दिया नहीं है, इनवर्ड आउटवर्ड, तो हम लोग मान लेंगे कि ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। कभी भी कैरेज के आगे आपको कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इनवर्ड या आउटवर्ड, तो क्या मान के चलोगे कि ये डायरेक्ट है। और कहाँ डालोगे उसको, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर आ जाता है फर्नीचर, मेरा एसेट है, प्रीमाइसेस मेरा एसेट है, लूज टूल मेरे एसेट है। ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से लेस होता है और कैपिटल हमेशा कहाँ दिखता है, वेरी गुड, लाइबिलिटी में दिखता है। फिर उसके बाद में क्या आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा सरदर्द है, लाइबिलिटी है। फिर क्या है, कैश इन हैंड मेरा एसेट है। डिविडेंड, बेटा देखो डिविडेंड को एसेट मत मान लेना। मैं जब किसी स्टॉक को खरीदता हूँ, किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदता हूँ ना, शेयर्स को, तो उस कंपनी के शेयर्स मेरे एसेट है, ठीक है, उस कंपनी के शेयर्स मेरे एसेट है, और उस शेयर से मिलने वाला डिविडेंड मेरा इनकम है। तो ये क्या है, इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। फिर आता है कैपिटल, मेरी लाइबिलिटी है। फिर आता है सैलरीज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। फिर आता है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। जो बिल्स रिसीवेबल है वो मेरा एसेट है और बिल्स पेएबल जो है वो क्या है, मेरी लाइबिलिटी है। फिर आता है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या है बेटा मेरे लिए, ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर हम लोग आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट पे। एडवर्टीजमेंट तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मगर उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 ईयर्स। उस जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ आप लोग एडवर्टीजमेंट के आगे, उसी ब्रैकेट के आगे एक और एक ब्रैकेट डालो और उसको लिखो हिडन एडजस्टमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय हिडन एडजस्टमेंट, आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट्स दिए जाते हैं। व्हाट आर एडजस्टमेंट्स, जब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीज़ नहीं मेंशन है उस चीज़ को कहाँ मेंशन करते हैं, एडजस्टमेंट्स में मेंशन करते हैं। और हर एक एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट होते हैं, हमेशा याद रखना। हर एक एडजस्टमेंट के मिनिमम देयर आर 2 इफेक्ट्स, मैक्सिमम 3 या 4 हो सकते हैं, मिनिमम देयर आर 2 इफेक्ट्स, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट पे। एडवर्टीजमेंट क्या कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट फॉर 3 ईयर्स, एडवर्टीजमेंट 6000 तो है लेकिन फॉर 3 ईयर्स।
जब मैं फाइनल अकाउंट बनाता हूँ तो मैं सिर्फ इसी साल के बारे में जानना चाहता हूँ कि इस साल में मुझे कितना पैसा मिला और मेरे को कितना पैसा मेरे पास से जा रहा है या मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, इसी साल की बात करेंगे हम लोग। हम लोग आगे के 2 साल के और एक्सपेंसेस जोड़ सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स नहीं जोड़ सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि एडवर्टीजमेंट जो है उसका टोटल अमाउंट है 6000 और ब्रैकेट में क्या लिखा है फॉर 3 ईयर्स। अगर 3 साल के लिए 6000 है तो 1 साल के लिए कितना, तो डिवाइड बाय 3 कर दो, दैट इज 2000। समझ में आया? तो मतलब मेरे फाइनल अकाउंट में एडवर्टीजमेंट कितना दिखना चाहिए, 2000 दिखना चाहिए। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, अब एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। बट बिफोर गोइंग टू दैट मैंने क्या कहा, पहले रीड करो, फिर क्या करो, फिर क्वेश्चंस रीड करो। अब एडजस्टमेंट्स पे आओ। हम एडजस्टमेंट्स को टिक करेंगे। देखो एडजस्टमेंट्स हमेशा किसी ना किसी अकाउंट को इफेक्ट कर जाते हैं, तो किस किस अकाउंट को इफेक्ट कर रहे हैं उन अकाउंट्स को हम लोग को टिक करना है। ओके, तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है इसके 2 इफेक्ट्स होते हैं। आप लोग को वहाँ पे लिख लेना चाहिए एक बार 3-4 सम तक, फिर तो नॉर्मल हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके 2 इफेक्ट होते हैं। वो 2 इफेक्ट क्या क्या होते हैं? पहला तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखता है, क्यों? क्योंकि स्टॉक की बात वहीं पे होती है। एंड सेकेंडली वो मेरा एसेट होता है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखता है। मैंने क्या क्या 2 बातें कही, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में, दोनों सेंस बनाता है। देखो बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्यों? क्योंकि साल खत्म हो रहा है, जितना भी मेरे पास स्टॉक रखा हुआ वो स्टॉक मेरा एसेट है। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्यों? क्योंकि सारा हिसाब किताब कहाँ होता है स्टॉक का, ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। समझ में आया? फिर आ जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो अभी देखिए क्लोजिंग स्टॉक किसी को भी इफेक्ट नहीं करता, हमेशा ऐसे ही होता है, क्लोजिंग स्टॉक किसी को इफेक्ट नहीं करता। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को टिक करने की जरूरत नहीं है। मगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? मतलब ये एक्सपेंसेस मुझे देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, प्रीपेड मतलब दे दिया। जैसे एडवर्टीजमेंट प्रीपेड है, एडवर्टीजमेंट पहले से 3 साल का दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है। लेकिन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होना मतलब अभी देना बाकी है। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है देख लो एक बार। एक वेजेस और एक सैलरी। तो वेजेस पे एक सिंगल छोटा सा एक डॉट बना दो और सैलरी पे एक छोटा सा डॉट बना दो। ये डॉट हमने क्यों बनाया है? ताकि जब इन फ्यूचर मतलब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, सम्स को सॉल्व करना। सम को सॉल्व करते टाइम पे हम लोग उसको आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे। जब सम सॉल्व करूंगा ना खुद से समझ में आ जाएगा कि क्यों टिक करा रहा हूँ, तो भी टिक कर दो बस। तो तुमने वेजेस को टिक कर दिया, सैलरीज को टिक कर दिया। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल एंड फर्नीचर। तो मोटर व्हीकल और फर्नीचर को टिक कर दो एक एक बार। फिर आता है राइट ऑफ बैड डेट्स एंड अगर आपने मेरा पार्ट 2 देखा होगा तो बैड डेट्स, आरडीडी, ये सब किस पे इफेक्ट डालते हैं? डेटर्स पे इफेक्ट डालते हैं। तो आप लोग क्या करो, डेटर्स को भी टिक कर दो। फिर उसके बाद में आता है प्रोवाइड 10% ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल भी किसी को इफेक्ट नहीं करता। एक तो वो कैपिटल में चले जाएगा तो कैपिटल को टिक कर दो, और दूसरा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, आई होप आप लोग ने सब टिक किया है प्रॉपरली। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करना, शुरुआत से स्टार्ट करना। 1.5x या 2x स्पीड में देखोगे तब भी समझ में आ जाएगा मैंने क्या क्या बोला। मगर प्लीज़ एक बार आपने ये प्रोसीजर फॉलो कर लिया ना, ये पहला स्टेप होगा हमारा। दूसरा स्टेप सम सॉल्विंग के टाइम बता दूंगा मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सम सॉल्व करना। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक। तो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को साथ में बनाया है और बैलेंस शीट को अलग से बनाया, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम थी। अगर आप लोग चाहो तो अलग अलग बना सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1, जितना भी स्टेप नंबर 1 क्या था, रीडिंग और टिक करना। आफ्टर डूइंग द टिकिंग वाला पार्ट, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पोस्टिंग स्टार्ट करनी है। पहले एडजस्टमेंट्स पे नहीं जाना है, पहले क्या स्टार्ट करना है, पोस्टिंग स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक 22,000, उस पर कोई भी टिक नहीं है तो अमाउंट बाहर वाले कॉलम में आ जाएगा 22,000। फिर उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, परचेजेस कितना है, 178। देखो परचेज पे रिटर्न भी है तो हम लोग क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे 178 और लेस रिटर्न्स। आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग ना हमेशा जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो इसको पैटर्न को फॉलो करना। सबसे पहले 2 ओपनिंग स्टॉक आएगा, फिर परचेजेस आएगा, यहाँ पे बाय सेल्स और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। बिकॉज ये 4 चीज़ आपको हर सम में मिलेंगी और इनका पैटर्न ऐसे ही रहने देना, अगर आप रख सको तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। वो प्रेजेंटेशन अच्छा बनाता है। कहाँ थे हम लोग ने, परचेज का अमाउंट लिख दिया 178 लेस रिटर्न्स। सेल्स में आते हैं, सेल्स में भी लिख देता हूँ मैं लेस
रिटर्न और सेल का अमाउंट क्या है 4,60,000। प्लांट एंड मशीनरी मेरा एसेट है और उस पर कोई भी टिक नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी टिक नहीं है तो आउटर कॉलम में हम लोग लिख देंगे 50,000। उससे पहले आ रहा था कैरेज आउटवर्ड, क्योंकि कैरेज आउटवर्ड है तो कहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। आई होप आप लोग मेरे साथ कर रहे हो। कैरेज आउटवर्ड अमाउंट इज 4,800। फिर आ जाते हैं डेटर्स। अब डेटर्स क्या होंगे, डेटर्स में अगर आप ध्यान से देखो तो वहां पे दो टिक्स हैं, एक बैड डेट के लिए एक आरडीडी के लिए। तो मैं क्या करूंगा डेटर्स पर थोड़ी 3-4 लाइन छोड़ दूंगा और अमाउंट इनर कॉलम में लिखूंगा कितना 44,000। ये हो गया। फिर आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स किधर आएगा यहाँ पे। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि आपने कैपिटल पहले से क्यों लिख रखा है। ऑफ कोर्स कैपिटल की जगह भी फिक्स है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट की जगह में ओपनिंग स्टॉक वगैरह की चीज़ें फिक्स है, तो यहाँ पे कैपिटल हमेशा लिखोगे, उसके नीचे लेस ड्राइंग प्लस नेट प्रॉफिट जो भी होगा वो यहाँ पे नीचे हमेशा इतनी जगह आप छोड़ के रखना पहले से ही। ओके, फिर आ जाते हैं क्रेडिटर्स पे। क्रेडिटर्स पे कोई टिक नहीं है, 76,000 उसके आउटर कॉलम में आ जाएगा। गाइज मेरे को देखते रहोगे बोर हो जाओगे, इससे अच्छा मेरे साथ साथ सम सॉल्व करो, तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तुमको सम भी समझ में आ जाएगा। परचेज रिटर्न है 4,000 और सेल्स रिटर्न है 2,000। यहां पे मुझे मिल जाएगा 1,74,000 और यहां पे मुझे मिल जाएगा 4,58,000। ओके, फिर आ जाते हैं बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स यहाँ आ जाएंगी, 3 लाइन छोड़ दो एटलीस्ट। बिल्डिंग पे भी कोई टिक नहीं है तो बिल्डिंग कहाँ चले जाएगा, आउटर कॉलम में चले जाएगा। अमाउंट क्या है 58,000। बी कोऑपरेटिव गाइस, मेरे पीछे पीछे रिपीट किया करो जो जो मैं अमाउंट्स वगैरह बोलता हूँ। मोटर वैन पे टिक है तो ओके, तो मोटर वैन पे टिक है तो उसका अमाउंट भी कहाँ आएगा, इनर कॉलम में आएगा। और अमाउंट क्या है इसका 40,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सब हम लोग ने रीडिंग करते टाइम ही लिख दिया है। तो अब बस क्या करना है, पोस्टिंग करनी है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट क्या है 3,000। फिर आता है वेजेस। वेजेस किधर आएगा, ट्रेडिंग में आएगा, टू वेजेस। और इनर कॉलम में कितना लिखना है आपको 28,000। रिजर्व फॉर बैड डेट, प्रॉफिट एंड लॉस है क्रेडिट साइड में। क्यों क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम है मेरा। मैंने लास्ट ईयर बोला था कि ये देगा नहीं, लेकिन उसने दे दिया। $3,200। फिर आता है कमीशन, बाय कमीशन कितना 2,400। आई होप आपको सब कुछ दिख रहा है और सब कुछ समझ में आ रहा है। ऑफिस एक्सपेंसेस पीएनएल के डेबिट साइड में, ऑफिस एक्सपेंसेस आउटर कॉलम में आएगा कितना 5,400। फिर आता है कैरेज। जब कैरेज में कुछ नहीं लिखा है तो कैरेज कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कैरेज कितना है 9,000 आउटर कॉलम में। वेजेस के नीचे तो जगह छोड़ रखी है ना, टू कैरेज 9,000। ओके, फिर आता है फर्नीचर। फर्नीचर भी क्या है, एक लाइन छोड़ के लिखना इनर कॉलम में फर्नीचर, अमाउंट इज 20,000।
प्रीमाइसेस वो भी एसेट ही है मेरा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का अमाउंट कितना है 81,000 आउटर कॉलम में। फिर आ जाता है लूज टूल्स। लूज टूल्स का अमाउंट कितना है 20,400। फिर ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से लेस होता है। ड्राइंग्स कितना 24,700 लेस होता है। लेस होगा तो उसको ब्रैकेट में डालेंगे। फिर यहाँ पे आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना है उसका अमाउंट 22,000। कैश इन हैंड इधर आएगा, कैश इन हैंड एसेट साइड में आएगा। कितना है कैश इन हैंड 71,000। बहुत इजी है यार, करते जाओ इसको मेरे साथ में। बाय डिविडेंड। डिविडेंड भी कहाँ आएगा आउटर कॉलम में। और कितना अमाउंट आएगा डिविडेंड का 3,300। नेक्स्ट क्या है कैपिटल। कैपिटल का ऑलरेडी मैंने जगह बता रखा है आप लोगों को, बस कैपिटल की जगह पे लिख दो 1,40,000। दैट्स इट। फिर आ जाती है सैलरीज। सैलरीज भी कहाँ आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, वर्क इनर कॉलम में। बिल्स रिसीवेबल कहाँ आएंगी एसेट में। कितना 5,600। और बिल्स पेबल लाइबिलिटी में आएंगी। बिल्स पेबल लाइबिलिटी में आएगी। और कितना है 8,400। 8,400 करेक्ट। फिर यहां पे आ जाएगा टू बैड डेट। टू बैड डेट। और बैड डेट कितना है मेरा आउटर कॉलम में लिखो बैड डेट को। टू बैड डेट आउटर कॉलम में लिखो बैड डेट को 2,400। 2,400। और फिर आएगा एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट भी कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। मेरे एडवर्टीजमेंट का अमाउंट क्या है 6,000 और उसको मैं इनर कॉलम में लिखूंगा। क्यों? क्योंकि वो एक हिडन एडजस्टमेंट है। ओके, तो अब मैं सबसे पहले मैंने क्या करी, मैंने सबसे पहले करी है पोस्टिंग। अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ नहीं करा, हमने जो रीड करते वक्त लिख रखा था उसी को मैंने एक एक करके खाली जगह जगह पे पोस्ट कर दिया। आप मानोगे नहीं, सिर्फ इतना भी करके आ जाओगे ना बेटा एग्जाम में, तो भी आप लोगों को कम से कम 7 मार्क्स रिजर्व हो जाएंगे। 15 मार्क्स का या 12 से 15 मार्क्स का फाइनल अकाउंट आपको आता है, आपको 7 से 8 मार्क्स इसी में रिजर्व हो जाएंगे। अभी तक आप लोग एडजस्टमेंट्स पे गए भी नहीं हो। ओके, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करो। अब सेकंड स्टेप क्या है, एडजस्टमेंट्स रीड करो और उसको पुट करना चालू करो। तो सबसे पहला वाला एडजस्टमेंट हमारा होगा एडवर्टीजमेंट, जो कि क्या है हिडन एडजस्टमेंट। वो एक हमारा हिडन एडजस्टमेंट है कि हमने 6,000 रुपये आगे वाले 3 सालों तक के लिए दे दिए, यानी कि मैंने अपना एक्सपेंसेस प्री पेड कर दिया। तो उस प्रीपेड एक्सपेंस को निकालना पड़ेगा ना, बिकॉज ये जो मेरा आउटर कॉलम है ना बेटा, ये बहुत कीमती कॉलम है। इसमें वही सारे अमाउंट्स आने चाहिए जो इस साल के हैं। मेरा प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट का जो आउटर कॉलम है उसमें वही सारे एक्सपेंसेस आएंगे जो इस साल के हैं और वही सारे इनकम आएंगे जो इस साल के हैं। तो ये तो 3 साल का है, तो मुझे बाहर कितना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ इस साल का है। तो मैं क्या करूँगा, प्लीज़ ध्यान से देखना, मैं क्या करूँगा इसमें से लेस कर दूंगा क्या, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। क्या बोला था मैंने, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। कितना मैंने प्रीपेड किया एडवर्टीजमेंट के लिए, हमने कैलकुलेशन करा था याद है, 6,000 डिवाइड बाय 3 यानी कि 2,000 एक साल का होता है। हमने 2 साल का एक्स्ट्रा भर रखा है, तो मतलब मैंने 4,000 रुपये एक्स्ट्रा भर रखे हैं। लेस कर दो इस 4,000 को, कितना बचा 2,000। यही है ना, एक साल का 2,000, मैंने एक साल का 2,000 बाहर लिखा, बाकी ये रहा। अब ये प्रीपेड जब मैंने पहले से पे करके रखा है, मेरा एसेट है,
उसको झक मरा के एडवर्टीजमेंट चलाना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस पर पैसे दे रखे हैं। तो वो क्या है मेरा एसेट, और एसेट किधर पे आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, और अमाउंट क्या आ जाएगा 4000 बेटा। कुछ बच्चे 2000 लिख के आते हैं, कुछ बच्चे 6000 लिख के आते हैं, मगर आप क्या लिखोगे 4000, बिकॉज प्रीपेड एक्सपेंस कितना है 4000 है। ओके, ये हो गया पहला एडजस्टमेंट, टिक। फिर आता है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में दो अमाउंट दिए गए हैं, एक है आपका कॉस्ट जो कि 60,000 है, और एक है 70,000 जो आपका मार्केट प्राइस है। आपको हर एक टीचर यही बोलेगा जो छोटा वाला अमाउंट है वो ले लेना, लेकिन क्यों, आपका सवाल भी आना चाहिए क्यों। तो क्योंकि वो जो हम लोग जब भी ट्रेडिंग अकाउंट में किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, ना कि सेलिंग प्राइस या मार्केट वैल्यू के बारे में। हम लोग को हमेशा कौन से प्राइस से मतलब होता है, कॉस्ट वाले, और कॉस्ट प्राइस हमेशा छोटा ही होता है मार्केट प्राइस से। तो कॉस्ट कितना है 60,000, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पे लिख दूंगा 60,000, और यहाँ पे लिख दूंगा एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 60,000। ओके, देन वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग यानी देना बाकी है, यानी कि मेरी अगर आप बात ध्यान से देखो तो ये जो वेजेस यहाँ पे दिए हैं 28, ये अधूरा है। मेरे को अभी और कितना वेजेस देना है 4000 और देना है, यानी मैंने क्या बोला था बाहर कितना आना चाहिए इस साल का एक्सपेंस, तो इस साल का एक्सपेंस तो 4000 और है, ऐड करना है मुझे, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, यानी कि 32,000 इसमें और चाहिए। कितना और चाहिए बेटा 32,000 इसमें और चाहिए, और मैंने कितना लिखाया था कि सिर्फ और सिर्फ 28, तो इसने क्या बोला नहीं नहीं आउटस्टैंडिंग है अभी, और जब एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है तो मेरे लिए सरदर्द है, सरदर्द है यानी कि लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग कहाँ आ जाता है लाइबिलिटी साइड में आ जाता है। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, मैं ऐसे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग, एक ऐसे डैश खींचूंगा, और सबसे पहला क्या है वेजेस, और आप लोग अगर ध्यान से देखो तो दूसरा क्या है सैलरीज, सैलरी भी तो आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, और अमाउंट क्या है सैलरी का आउटस्टैंडिंग 2400, ये ऐड होगा, हाँ बेटा ये ऐड होगा, और ऐड होगा तो बाहर कितना आ जाएगा 46,400। समझ में आया, मेरा दूसरा भी हो गया विद दोनों इफेक्ट, दोनों इफेक्ट कर दिए मैंने, वेजेस के 4000 प्लस 2400 इसका, विच इज 6400। समझ गया बेटा, मैंने इसके भी दोनों इफेक्ट कर दिए। अब आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या करूंगा, पहले इसमें से लेस करूंगा, इसमें से लेस करूंगा डेप्रिसिएशन को, ठीक है, और फिर दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन का, दूसरा इफेक्ट यहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। देखो मेरे पास जगह थोड़ी कम है, प्लीज आप लोग थोड़ा एडजस्ट करके लिखना, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ। डेप्रिसिएशन ये मोटर व्हीकल पे और फर्नीचर पे कितना कितना होता है, मोटर व्हीकल पे तो 10% है, जब मोटर व्हीकल पे 10% है तो कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, बाहर कितना मिल जाएगा मुझे 36,000, वेरी गुड। और जो दूसरा है फर्नीचर पे, तो फर्नीचर पे मुझे कितना मिल जाएगा, फर्नीचर पे सिर्फ और सिर्फ 5% है 2000, 1000, तो बाहर कितना मिल जाएगा 19,000, यानी कि डेप्रिसिएशन का एक मोटर व्हीकल का 4000 और इस पे 1000, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4000 प्लस 1000 विच इज 5000। अगर इनकेस आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं बाद में इसका एक फोटो क्लिक करके बीच बीच में फ्लैश करते रहूँगा, उसको आप देख लेना। क्या बोल रहा हूँ, फर्नीचर हो गया हमारा, डेप्रिसिएशन हमारा हो चुका है। डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट हो गए, एक हमने एसेट में से लेस कर दिया, दूसरा हमने P&L के एक्सपेंस साइड में दिखा दिया। डेप्रिसिएशन फर्नीचर, मोटर व्हीकल और फर्नीचर दोनों पे, फर्नीचर पे 1000, मोटर का वैल्यू 4000, आउटर कॉलम में कितना आ गया बेटा 5000 आ गया। अब मेरा क्या बचता है बैड डेट्स। बैड डेट्स और आरडी डेटर में से लेस होंगे, हमेशा एक सीक्वेंस बेटा याद रखना, पहले तुम डेटर में से बैड डेट निकालते हो,
फिर बैड डेट निकालने के बाद जो अमाउंट बचता है उसमें से तुम क्या निकालते हो, आरडीडी निकालते हो। वापस रिपीट करो मेरे पीछे, पहले डेटर में से क्या लेस होता है, बैड डेट लेस होता है, फिर आरडीडी लेस होता है, फिर उसके बाद में कोई और चीज़ लेस करनी होगी तो वो लेस होगी। समझ में आया? हमेशा याद रखना, हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देना बैड डेटर में से बैड डेट निकाल लेना, फिर आरडीडी निकालना, फिर कुछ और निकालना। तो मेरे केस में बैड डेट आरडीडी दोनों है। बैड डेट बोला है 2000 रुपये उड़ा दो, तो सबसे पहले क्या करूंगा, लेस बैड डेट 2000 रुपये, विच विल गिव मी व्हाट, 42,000। और इस 42,000 में से भी क्या कर दो, लेस आरडीडी। हाउ मच? आरडीडी बोला है 5%, 5% बोला है, तो 42,000 का 5% कितना हो जाएगा, 2,100, 2,100 में और लेस कर दूंगा। और फिर जो बाहर बचेगा वो हो गया मेरे डेटर का अमाउंट। कितना बचेगा बाहर, 2 zeros here, 9, 39,900। ओके, एक तो हो गया इसका एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे, देखो मेरा तो लॉस हो गया ना यार, बैड डेट हो गया, खर्च, अब पैसा आएगा नहीं, आरडीडी हो गया, पैसा आएगा नहीं, लॉस हो गया। और इनडायरेक्ट लॉस है, तो इनडायरेक्ट लॉस किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो मेरे को कुछ नहीं करना, ऐड लेस कुछ भी मत करना, चुपचाप यहाँ पे आके लिख दो न्यू बैड डेट। नया बैड डेट हुआ ना, न्यू बैड डेट, अमाउंट देख लो वहां से 2,000 रुपीज, और टू न्यू आरडीडी अमाउंट देख लो वहां से 2,100। बस बात खत्म, हमारा ये इफेक्ट भी हो गया। लास्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ऐड होता है। 10% इंटरेस्ट बोला है कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला है, 10% बोला है, तो 10% कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 14,000, यानी कि 14,000। ये भी उसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे, ओ सॉरी ऐड करेंगे, माय बैड, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हाँ, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे दिखेगा, देखो यार मेरे पास से इंटरेस्ट जा रहा है कैपिटल का, तो क्या हो जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14,000। और इतने पे मेरा सम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचे हैं मेरे, क्वेश्चन करना बचे। तो जो 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो अपना हाथ से प्लस करेंगे, बिकॉज आपको एग्जाम में अलाउ नहीं करेगा। और जो भी सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं वो कैलकुलेटर से प्लस करेंगे। तो मैं अभी कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ इसको, जो भी आंसर आएगा आप लोग देख लेना। तो 458, 11th स्टैंडर्ड के बच्चे सब लोग हाथ से करेंगे प्लीज, और सीए फाउंडेशन के बच्चे कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हैं। 518,000, 518,000। अब मैं काम करने वाला हूँ, मैं मार्कर का कलर दूसरा यूज करता हूँ ताकि आपको नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट दिखे। लेस 9,000, 32,000, 174,000, लेस 22,000। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन कितना आया है, 2,18,000, सॉरी 2,81,000 आया है। कितना आया है, 2,81,000। इसको आप लोग स्टार मार्क कर दोगे, ठीक है। अब ये टू ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आके क्या बन जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे हम लोग लेजर में कैसे इसको ट्रांसफर करते थे, ब्रॉड डाउन कितना है, 2,81,000। तो इधर का मेरा टोटल कितना मिल जाएगा मुझे, $2,89,900 और 2,89,900 माइनस 14,000, 5,000, 2,000, 2,100, 2,000, 2,400, 46,400, 5,400,
3000 और 4800। अब मेरे पास नेट प्रॉफिट लिखने की जगह नहीं है, आई एम रियली सॉरी गाइस, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे लिखोगे। यहाँ पे लिखोगे टू नेट प्रॉफिट, आप लोग के पास पक्का से जगह होगी, मेरे बोर्ड पर जगह थोड़ी कम पड़ गई है, मेरा नेट प्रॉफिट यहाँ लिख रहा हूँ, विच इज़ 2,02,800। ओके, आई होप आप लोग को दिख रहा हो। मैं एक बार ना ऐसे हट जाऊँगा और ये पूरा बोर्ड आपको दिखेगा क्लियरली, तो आप लोग एक बार जूम इन करके, मैं जूम इन करके एक बार इधर का डाल दूंगा, एक बार उधर का डाल दूंगा, तो आप लोग को सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। ओके, अब 2,02,800 आ जाएगा। ओके, ये तो आ गया मेरा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फिर कहाँ ट्रांसफर होता है? नेट प्रॉफिट हमेशा ट्रांसफर होता है कैपिटल में। ओके, तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट क्या होता है? ऐड होता है। उसको ऐड करना है मुझे यहाँ पे, नेट प्रॉफिट कितना? 2,02,800। एम आई करेक्ट? यस, मैंने इंटरेस्ट का हर एक चीज़ का दो इफेक्ट कर दिया है। यस, मैंने कर दिया है। अब देखते हैं हमारे आउटर कॉलम में कितना आता है। 1,40,000 मेरा क्या था? कैपिटल, आउट ऑफ विच मेरा ड्राइंग्स निकल जाएगा, विच इज़ 24,700 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14,000 प्लस 2,02,800 विच इज़ 3,32,100। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है, प्लस 76, 22, 4,44,900 मेरा लाइबिलिटी साइड आया। अब मेरा एसेट भी सेम आना चाहिए, तभी मेरा सम क्या होगा? टैली होगा। 50,000, 39,900, 58, 36, 19, 81, 2,400, 71, 56, 460 एंड मेरा ये सम टैली हो चुका है भाई 4,44,900। आई होप आप लोग को पूरा सम समझ में आएगा। दिस वॉज द इजीएस्ट ऑफ द ऑल। एक बार मैं जूम इन करके ये आधा सम डाल दूंगा, एक बार जूम इन करके मैं ये वाला आधा सम डाल दूंगा। प्लीज इसको गाइस ध्यान से देखना एंड आई होप आपको ये सम समझ में आया हो। मैं और आगे सम ला रहा हूँ फाइनल अकाउंट के थोड़ा थोड़ा, जिसमें डिफिकल्ट बिट होंगे मैं सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट का भी डालूंगा कुछ वीडियोस, सारे सम के नहीं डाल रहा मैं। लेकिन अब आपको समझ में आ गया कि सम कैसे सॉल्व होता है। आई होप आपको सम समझ में आया होगा। थैंक यू।